हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी टू ग्रास्प। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की इकोनॉमिक्स के बारे में। क्लास 9 की इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है वो एक विलेज के बारे में है। विलेज पालमपुर की स्टोरी दी हुई है। ये जो वीडियो है ये DSSB TGT SST कैंडिडेट्स के लिए है। अगर आप किसी और एग्ज़ाम की स्टडी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए इतनी हेल्पफुल प्रूफ नहीं होगी। सो लेट्स स्टडी द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। फार्मिंग एक मेन एक्टिविटी है पालमपुर में। जो भी चीज़ें आपको समझाई जा रही हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाई जा रही हैं। बाकी थ्योरी पार्ट है जो कि आप CTET वगैरह में कवर करके आए होगे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ कवर किया जाएगा, उससे एक्स्ट्रा कुछ भी कवर नहीं किया जाएगा। सो इफ़ यू वांट मी टू रीड एवरी सिंगल लाइन, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। एग्ज़ाम में कुछ ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, वही चीज़ इस चैप्टर में पढ़ाई जाएगी। इस वीडियो के थ्रू सिर्फ वही चीज़ आपको दी जाएगी जो एग्ज़ाम में काम आ सकती है। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हो कि आपको एक एक चीज़ लाइन बाय लाइन बताई जाए तो यहाँ पे नहीं होने वाला है। आप किसी और ट्यूटर से जाके पढ़ सकते हो। सो लेट्स स्टडी फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन विलेज पालमपुर। सो यहाँ पे ये चीज़ नहीं बताई गई कि फार्मिंग विलेज पालमपुर में ही मेन एक्टिविटी है। इट इज़ अबाउट ऑल इंडिया। पूरे इंडिया में अगर हम देखें ज़्यादातर जो विलेजेस हैं, सभी विलेजेस में जो मेन एक्टिविटी है वो क्या है, आपकी फार्मिंग है। अब ये नहीं है कि सिर्फ विलेजेस में फार्मिंग एज अ मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी और कुछ नहीं होता। फार्मिंग के अलावा कुछ और एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जैसे कि नॉन फार्म एक्टिविटीज़। इस चैप्टर में आपको 3 नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के बारे में बताया हुआ है, जैसे कि स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, कुछ छोटी छोटी चीज़ों का प्रोडक्शन करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, शॉपकीपिंग करना। इसके अलावा जो आपका सर्विस सेक्टर है वो भी प्रिवेलेंट होता है विलेजेस में। तो अब तक हमने क्या देखा कि जो विलेजेस होते हैं, मेनली इंडिया में जो विलेजेस हैं वो उसमें ज़्यादातर जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपकी फार्मिंग से एसोसिएटेड है। फार्मिंग से एसोसिएटेड है मतलब कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं। अब जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं वो किसके अंडर आती हैं, आपके प्राइमरी सेक्टर के अंडर आती हैं। अब आप पूछोगे कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है। प्राइमरी सेक्टर आपका वो सेक्टर होता है जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करता है। नेचुरल रिसोर्सेज को जिस चीज़ में यूज़ किया जाता है उसको हम प्राइमरी सेक्टर के अंडर डाल देते हैं। ये हम चैप्टर 2 में डिटेल में देखेंगे। प्राइमरी सेक्टर में फार्मिंग के अलावा और चीज़ें भी आती हैं, जैसे कि आपका फिशरीज़ सेक्टर आता है प्राइमरी सेक्टर के अंडर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो माइनिंग जो होता है, उसमें माइनिंग में क्या हो रहा है, आपके नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है, निकाले जा रहे हैं आपके रिसोर्सेज। ओके, जो आपके मिनरल्स होते हैं वो माइनिंग के प्रोसेस में बाहर निकाले जाते हैं, और ये किसके अंडर आता है, प्राइमरी सेक्टर के अंडर आता है। तो यहाँ तक हमने देखा कि इंडिया में जितने भी विलेजेस हैं ज़्यादा उसमें फार्मिंग एक्टिविटीज़ हैं, प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज़ कंडक्ट करी जाती हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ फार्मिंग एक्टिविटीज़ होती हैं विलेजेस में, मेनली फार्मिंग एक्टिविटीज़ होती है। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी प्रिवेलेंट होती हैं, जैसे कि इस चैप्टर में आपको बताया हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग होती है छोटे लेवल पे, ट्रांसपोर्टेशन मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन आपका सर्विस सेक्टर आता है, सर्विस सेक्टर के अंडर आता है। ओके, देन आपको थर्ड थिंग यहाँ पे जो बताई हुई है वो शॉपकीपिंग बताई हुई है कि छोटे स्केल पर शॉपकीपर्स भी प्रिवेलेंट होते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स स्टडी फर्दर। अब इस चैप्टर में आपको नेक्स्ट जो बताया हुआ है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन में आपको क्या देखना है कि 4 फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के। कितने फैक्टर्स होते हैं, 4 होते हैं। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब हुआ कि कोई भी चीज़ अगर हमें प्रोड्यूस करनी है तो हमें 4 चीज़ों की नीड होगी, 4 चीज़ों की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब ये नहीं है कि यहाँ पे प्रोडक्शन दिया हुआ है तो आप सोचो कि सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करी गई है। हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें क्रॉप प्रोड्यूस करनी है। क्रॉप प्रोड्यूस करनी है तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, लैंड चाहिए। फर्स्ट थिंग आपको क्या चाहिए होगी, लैंड चाहिए होगी। उसके बाद आपको लेबर चाहिए होगी काम करने के लिए। थर्ड थिंग आपको क्या चाहिए होगी, मशीन्स चाहिए होंगी, कैपिटल चाहिए होगी। फोर्थ आपको क्या चाहिए होगा, कोई ऐसा पर्सन चाहिए होगा जो इस सारी चीज़ों को संभाल सके, मैनेज कर सके। तो जब हम बात करते हैं 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि चाहे वो प्राइमरी सेक्टर है या सेकेंडरी है या टर्शरी है, तीनों ही सेक्टर्स में हमें यही 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होते हैं। अब इन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में हम देख लेते हैं। लैंड चाहिए हमें, ओके, कोई भी क्रॉप प्रोड्यूस करने के लिए। लेबर चाहिए जो कि काम करेगी। लेबर या तो खुद आप अपना काम कर लो या फिर से बाहर से हायर कर लो। कैपिटल आपको 2 तरीके की चाहिए होती है। एक तो चाहिए होती है जो जिसमें लार्ज इन्वेस्टमेंट होती है, जैसे कि कोई मशीन खरीद लिया आपने, ओके। एक तरीके की कैपिटल होती है जो आपको डे टू डे स्केल पे चाहिए होती है, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल्स। ह्यूमन कैपिटल को ना आप जब फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे, बड़ी क्लासेस में 11th में इकोनॉमिक्स, तो वहाँ पे आपको वर्ड यूज़ किया गया होगा इसके लिए, एंटरप्रेन्योर। वो इंसान जो इन
पहली एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर, वो इंसान जो इन 3 चीज़ों को यूज़ करके कुछ प्रोड्यूस करेगा, उसको हम एंटरप्रेन्योर कह देते हैं। ओके, एंटरप्रेन्योर कह देते हैं। सो नाउ लेट्स स्टडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। कोई भी चीज़ को हम प्रोड्यूस करें तो उसका क्या एम होता है कि वो चीज़ प्रोड्यूस करें हम जो गुड्स और सर्विसेज लोगों को चाहिए। कितने रिक्वायरमेंट्स हैं, कितनी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है? चार हैं। आपको नंबर्स दे दिए जाते हैं पेपर में कि कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, आपको याद रखना है 4 होते हैं। जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है आपकी लैंड की। ऐसा नहीं है सिर्फ लैंड चाहिए होती है, और भी नेचुरल रिसोर्सेज जैसे वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स चाहिए होते हैं, बट हम बेसिक कैटेगरी जो मानते हैं वो लैंड की मान लेते हैं। सेकंड जो आपको लेबर चाहिए होती है, वो भी या तो आपको एजुकेटेड वर्कर्स चाहिए हो सकते हैं, जैसे कि अगर आप सर्विस सेक्टर में जा रहे हो, आप बीपीओ खोलने की सोच रहे हो, तो आपको क्या चाहिए होते हैं, उसमें कुछ हमें मैनेजर्स चाहिए होते हैं, तो वो एजुकेटेड होने चाहिए। फिर आपको कुछ मैनुअल वर्कर्स भी चाहिए होते हैं जो डे टू डे वर्क को संभालेंगे। मैनुअल वर्कर्स बेसिकली हमें किस में चाहिए होते हैं? प्राइमरी सेक्टर में चाहिए होते हैं। ओके, देन द थर्ड रिक्वायरमेंट इज़ फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल वो सारी वेराइटी ऑफ गुड्स को इंक्लूड करता है जो एट एवरी स्टेज पे चाहिए होती है हमें ड्यूरिंग प्रोडक्शन। इस चीज़ को समझो कि अगर आप कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो, फॉर एग्जांपल हम वही एग्जांपल लेते हैं कि हम क्रॉप को प्रोड्यूस कर रहे हैं। जब आपका सोइंग सीज़न होगा तो आपको डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होंगे, जब आपका हार्वेस्टिंग सीज़न होगा तो आपको डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होंगे। इन्हीं चीज़ों को जो हमें हेल्प करती हैं किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने में, उसको हम कहते हैं फिजिकल कैपिटल। आई रिपीट, फिजिकल कैपिटल दैट इज़ अ वेराइटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स, वो सारे इनपुट्स जो हमें चाहिए होते हैं प्रोडक्शन में, उसको हम कहते हैं फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल को 2 पार्ट्स में बांटा जा सकता है। पहले तो वो हो गए जो आपके फिक्स्ड हैं। फिक्स्ड मतलब कि आपने एक बार ख़रीद लिया, उसके बाद आपको काफ़ी लंबे समय तक दोबारा उस पर पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, तो ये होते हैं आपके फिक्स्ड कैपिटल। इसमें आपके जैसे मशीन्स हो गई, वो आ जाती हैं, टूल्स आ जाते हैं। आपने एक बार प्लॉ ले लिया, हॉ ले लिया, ट्रैक्टर ले लिया, उसके बाद आपको काफ़ी लंबे समय तक ये चीज़ें दोबारा नहीं खरीदनी पड़ेंगी। दूसरा होते हैं जो आपके कैपिटल, जो आपका फिजिकल कैपिटल है, इसको हम जनरली कैपिटल ही कहते हैं। तो जो आपकी कैपिटल की सेकंड कैटेगरी है वो है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में आपके रॉ मटेरियल्स आते हैं, मनी आता है, कैश आता है, जो आपको चाहिए होता है प्रोडक्शन के लिए। ये एक बार ख़त्म हुआ तो आपको दोबारा चाहिए होगा, ये आपको थोड़े थोड़े इंटरवल पर बार बार चाहिए होता है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी ब्रेड बनाने की फैक्ट्री है। अब आपकी ब्रेड बनाने की फैक्ट्री है तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगी? मशीन चाहिए होगी। मशीन चाहिए तो ये आपकी आ गई फिक्स्ड कैपिटल में। एक बार मशीन ले ली, बार बार मशीन लेनी नहीं पड़ेगी। फिर आपको क्या चाहिए होगा? फ्लोर चाहिए होगा, आटा चाहिए होगा। आटा आपको कैसे चाहिए होगा? बार बार चाहिए होगा। आटा किस कैटेगरी में आता है? रॉ मटेरियल की कैटेगरी में आता है। ये आपका वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल वो सारी चीज़ें जो आपको बार बार चाहिए होती हैं प्रोडक्शन करने में। ओके, नाउ लेट्स सी फर्दर। हमने 3 पढ़ ली अब तक, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल। अब हम 4th देखेंगे, वो ह्यूमन बीइंग जो इन सारी चीज़ों का, लैंड, लेबर और आपका फिजिकल कैपिटल, तीनों का यूज़ करके कुछ प्रोडक्शन करेगा, उसको हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। सो द 4th रिक्वायरमेंट इज़ you will need knowledge and enterprise to be able to put together land, labor and physical capital and produce an output either to use yourself or to sell in the market। कोई एक ऐसा ह्यूमन बीइंग जिसको हमने यहाँ पे इस चैप्टर में नाम दिया है ह्यूमन कैपिटल। अगर आपको ऑप्शन में ह्यूमन कैपिटल, एंटरप्रेन्योर ये 2 वर्ड दिखे तो इसका आंसर दोनों ही ठीक होंगे। ओके, तो ह्यूमन कैपिटल क्या करेगा? इन तीनों चीज़ों को साथ लेकर आएगा, लैंड को, लेबर को और कैपिटल को एक साथ लेकर आएगा और कुछ ऐसा प्रोड्यूस करेगा जो कि यूज़फुल होगा, मार्केट में उसकी डिमांड होगी, या फिर से वो पर्सन खुद ही यूज़ कर सके, ऐसा कुछ वो प्रोड्यूस करेगा। अब आपको क्या देखना है कि चलो अगर आपके पास लैंड नहीं है तो आप क्या करोगे? बाहर से लैंड रेंट पे लोगे। ओके, तो लैंड के बदले में आप क्या देते हो? रेंट। अगर आपके पास लेबर बाहर से आप हायर कर रहे हो, आपकी फैमिली में इतनी लेबर नहीं है कि वो प्रोडक्शन कर सके, तो आप लेबर को देते हो वेजेस। अगर आपके पास प्रोडक्शन करने के लिए फिज़िकल कैपिटल नहीं है, तो आप क्या दोगे? कैपिटल बाहर से लोगे, बोरो करोगे, उसके लिए आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। देन एंटरप्रेन्योर या फिर से जो आपका ह्यूमन कैपिटल है वो क्या करता है? इन 3 चीज़ों का यूज़ करके प्रॉफिट बनाता है। अब हम इस चीज़ को एक बार और समझ लेते हैं फॉर द लास्ट टाइम। ह्यूमन कैपिटल
जो आपका एंटरप्रेन्योर है वो क्या करेगा, लैंड वाले को रेंट दे दिया, जिससे लैंड हमने ली उसको उसने रेंट दे दिया, जिससे उसने लेबर ली लोगों से, उसने उसको क्या दे दी, वेजेस दे दी। देन कैपिटल जिससे बोरो करी उसको उसने क्या दिया, इंटरेस्ट दिया। इन तीनों को देने के बाद कुछ पैसा बच गया, वो पैसा ह्यूमन कैपिटल का क्या रहा, प्रॉफिट। इतना आप सबको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे क्या दे रखा है, एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल विच आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं इन चारों को। और इस चैप्टर में फिजिकल कैपिटल जहाँ जहाँ पे लिखना था वहाँ पे इन्होंने कैपिटल लिखा है। आपको क्वेश्चंस में भी जहाँ पे भी पूछा जाए कैपिटल के बारे में, तो कैपिटल का मतलब फिजिकल कैपिटल ही होता है, जो अभी तक हमने देखा 2 तरीके की है, फिक्स्ड है और वर्किंग है। आई होप टिल नाउ यू वुड नॉट हैव एनी डाउट्स। हमने सिर्फ यही देखा है कि ज़्यादातर विलेजेस में जो मेन एक्टिविटी है वो फार्मिंग है। कुछ नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के बारे में हमने देखा। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में हमने डिटेल में देखा। ये टॉपिक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे देखेंगे लैंड के बारे में। नाउ लेट्स सी, लैंड इज़ फिक्स्ड। यहाँ पे बोला हुआ है कि लैंड फिक्स्ड है। अगर आप कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, ये आपकी लैंड है। अब आपको क्या कहा गया कि लैंड जो है वो फिक्स्ड है। एक ऐसा आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो हमेशा फिक्स्ड रहता है वो कौन सा होता है, लैंड। आपको यही पूछा जाएगा क्वेश्चन, विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज जनरली फिक्स्ड, तो वो आपका लैंड होता है। आप लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इंक्रीज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इंडिया में आपकी जितनी भी लैंड है उसमें से अगर आपकी जितना भी एरिया अंडर इरिगेशन है या फिर से अंडर लैंड एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, आप उसको तो इंक्रीज़ कर सकते हो, बट आप इंडिया का एरिया तो इंक्रीज़ नहीं कर सकते ना। तो आपको यही चीज़ को यहाँ पे ध्यान में रखना है। कुछ भी चीज़ याद नहीं करनी, समझने की कोशिश करो। अगर आपका 75% एरिया अंडर लैंड है, अंडर इरिगेशन है, अंडर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका 75% एरिया एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, उसको आप बढ़ाकर 100% अगर करोगे भी, तो बाकी का 25% जिसमें इन्वॉल्व है वो तो हटाना पड़ेगा ना वहाँ से। तो यही चीज़ आपको समझाने की कोशिश करी गई है इस पूरे पैराग्राफ में कि जनरली जो लैंड होता है वो आपका फिक्स्ड होता है। लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इज़ प्रैक्टिकली फिक्स्ड। आप उसको इंक्रीज़ नहीं कर सकते एक हद के बाद। ओके, यही चीज़ आपको बताई हुई है यहाँ पे। देन द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज़ हेक्टेयर। स्टैंडर्ड यूनिट लैंड मेजर करने की हेक्टेयर है। ये आपको याद रखना है, अपने नोट्स बनाओ या फिर से आप बुक में मार्क कर लो इन चीज़ों को जो आपकी फैक्चुअल है। कुछ ऐसी यूनिट जैसे कि बीघा, गुंठा, ये यूज़ करी जाती हैं लोकल यूनिट्स की तरह विलेजेस में। 1 हेक्टेयर इक्वल्स द एरिया ऑफ स्क्वायर विद वन साइड मेजरिंग 100 मीटर्स। 1 हेक्टेयर बेसिकली कितना एरिया होता है, जितना एरिया एक स्क्वायर में होता है विद द साइड हैविंग 100 मीटर्स। ओके, कोई भी स्क्वायर है उसके चारों ओर अगर 100 मीटर्स है, सॉरी 100 मीटर की उसकी एक साइड है, तो जितना उसका एरिया होगा डैट इज़ योर 100 इंटू 100, इतना आपका 1 हेक्टेयर होता है। ओके, सो इतना ही कहा गया है यहाँ पे। इसके बाद हम देखते हैं कि खारिफ सीज़न, राबी सीज़न के बारे में। जितना यहाँ पे दिया हुआ है उतना आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, आप अपनी ज्योग्राफी की बुक में से इसको ऐड ऑन कर सकते हो, बट लेट्स सी जितना यहाँ पे अभी दिया हुआ उतना ही हम जानेंगे। खारिफ सीज़न आपका रेनी सीज़न होता है। सो खारिफ सीज़न जनरली आपका बिगिन होता है जून में और एंड होता है अक्टूबर तक। तो जून टू अक्टूबर के मंथ को हम क्या बोल देते हैं, खारिफ सीज़न का बोल देते हैं। इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ इसी चैप्टर की अगर हम बात करें कि पालमपुर में क्या ग्रो किया जाता था, वो था ज्वार और बाजरा। अदरवाइज जैसे मेन जो आपकी क्रॉप है वो है आपकी राइस, जो खारिफ क्रॉप है, ठीक है। तो ज्वार और बाजरा कौन सी सीज़न की क्रॉप्स हैं, खारिफ सीज़न की क्रॉप्स हैं। ओके, ये जो प्लांट्स है वो यूज़ करे जाते हैं एज कैटल फीड। कैटल का खाने के रूप में इसको यूज़ किया जाता है ज्वार और बाजरा को। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो खारिफ सीज़न है वो रेनिंग सीज़न होता है, जून टू अक्टूबर के महीने को कहते हैं, और ज्वार और बाजरा इसी के अंडर आते हैं। आपके नोट्स में सिर्फ इतना ही होना चाहिए, बाकी चीज़ें सिर्फ आपको समझाने के लिए बताई जा रही हैं। ओके, देन इट इज़ फॉलोड बाय कल्टिवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। अक्टूबर से दिसंबर के मंथ्स के बीच में इस पर्टिकुलर विलेज में क्या हो रहा था, पोटैटो ग्रो कर रहे थे लोग। देन विंटर सीज़न जो आपका राबी सीज़न होता है। राबी सीज़न आपका कहाँ से कब तक होता है, मिड नवंबर दिसंबर से लगा लो, नवंबर दिसंबर से आपका जनरली आपका हार्वेस्टिंग तक होता है, अप्रैल तक लगा लो। ओके, तो इस सब के बीच में आपकी राबी क्रॉप्स ग्रो करी जाती हैं। राबी क्रॉप्स का मेन एग्जांपल क्या है, वीट। देन देयर इट इज़ सेड कि शुगर केन भी यहाँ पे ग्रो करी जाती थी साल में एक बार।
जनरली जो हम देख रहे हैं इस चैप्टर में वो क्या है कि प्रोडक्शन तो काफ़ी सही हो रहा है। प्रोडक्शन सही होने की एक वजह है, वो है इरिगेशन। इरिगेशन इस विलेज में काफ़ी पहले आ गया था, इरिगेशन फैसिलिटीज़ काफ़ी पहले अवेलेबल हो गई थी, इसलिए काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन इस विलेज में हो रहा है। ओके, सो लेट मी फर्स्ट समराइज दिस व्हाट वी हैव स्टडीड। ओके, यहाँ पे हमने देखा खारिफ क्रॉप्स के बारे में। खारिफ क्रॉप्स आपकी कौन सी होती हैं रेनी सीजन वाली। रेनी सीजन की दो क्रॉप्स यहाँ पे आपको बताई हुई है, बाजरा और ज्वार, जो कैटल फीड की तरह यूज़ करी जा रही थी। इतना ही आपको याद रखना है। देन आपको राबी क्रॉप बताई गई है। राबी क्रॉप आपकी विंटर सीजन की क्रॉप होती है। वो कि यहाँ पे आपको वीट के बारे में बताया हुआ है। इन दोनों के बीच में आपकी अक्टूबर एंड दिसंबर के बीच में एक और क्रॉप का प्रोडक्शन हो रहा है, वो है पोटैटो। इतना ही आपको याद रखना है। इस पूरे पैराग्राफ का यही निचोड़ था। देन आपको बताया हुआ है कि इंडिया में रिवराइन प्लेन्स के अलावा जो कोस्टल रीजन्स हैं वो वेल इरिगेटेड है। आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा एरिया है इंडिया का जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छे से अवेलेबल है, तो दो एरियाज़ हैं, रिवराइन प्लेन्स और कोस्टल रीजन्स। रिवराइन प्लेन्स का मतलब क्या हो गया, रिवर के चारों ओर जो प्लेन्स लगते हैं। अब रिवर जहाँ पे होगी वहाँ पे तो इरिगेशन ऑफकोर्स अच्छा होगा। कोस्टल रीजन्स होते हैं जो तट पे होते हैं, ये जो आपकी जो समुद्र के किनारे लगती है जगह, जो कोस्टल रीजन्स होते हैं वहाँ पे भी इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छे से अवेलेबल है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। देन मल्टीपल क्रॉपिंग, इस डेफिनेशन को आप स्टार मार्क कर लो, एज इट इज़ याद रखना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी एग्ज़ाम में। जब हम किसी एक क्रॉप से ज़्यादा मतलब एक क्रॉप से ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड पे, उसको हम मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। ये एक लैंड है, इसमें एक सीज़न में आपने ज्वार को कल्टीवेट किया, देन पोटैटो को किया, देन आपने इस पर वीट को किया। तो मतलब क्या हुआ कि एक ही लैंड थी, उस पर तीन तरीके की क्रॉप्स ग्रो करी गई एक ही ईयर में। ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप on a piece of land during the year is known as multiple cropping. I must say that this is very important definition for your exam. एक ही पीस ऑफ लैंड पे जब आप एक से ज़्यादा प्रोडक्शन करते हो किसी भी क्रॉप का, तो उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग। नाउ लेट्स सी फर्दर। यू हैव सीन दैट वन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन इज मल्टीपल क्रॉपिंग। एक तरीका तो हो गया किसी भी चीज़ को इंक्रीज़ करने का, प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने का, कि आप मल्टीपल क्रॉपिंग कर दो। दूसरा क्या होता है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का यूज़ करना। पहला मेथड मल्टीपल क्रॉपिंग कर लो, तो उससे क्या होगा, आपकी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि लैंड तो फिक्स्ड है, आप लैंड नहीं बढ़ा सकते, उसी लैंड पे कैसे ना कैसे करके प्रोडक्शन इंक्रीज़ करनी है, तो मल्टीपल क्रॉपिंग कर लो। दूसरा क्या है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ कर लो। अब यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी हुई है जो आपको याद रखनी है, वो है यील्ड की। यील्ड इज़ मेजर्ड एज क्रॉप प्रोड्यूस्ड ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन। यहाँ पे मेरे को आपको जो मार्क करवाना है वर्ड, वो सिंगल सीजन। यील्ड क्या होता है, प्रोडक्शन कितना हुआ एक लैंड पे, ठीक है भाई, ये एक लैंड है, इस पर कितना प्रोडक्शन हुआ, बट किस टाइम पे, एक सिंगल सीजन में। यहाँ पे आपको वो दे दिया जाएगा एक सिंगल ईयर में, और ये स्टेटमेंट में आप कंफ्यूज हो सकते हो। सो काइंडली रिमेंबर, एक सिंगल सीजन की बात करी जाती है जब हम यील्ड की बात कर रहे हैं। देन पहले क्या होता था, ट्रेडिशनल सीड्स, काउ डंग, फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता था, जिसकी वजह से प्रोडक्शन सब्सटेंस लेवल की होती थी। जीविका तो लोगों की चल जाती थी, बट इतनी ज़्यादा नहीं होती थी कि वो मार्केट में बेच सकें या फिर से उससे प्रॉफिट कमा सकें। फिर आया आपका ग्रीन रेवोल्यूशन। टू बी प्रिसाइज, ग्रीन रेवोल्यूशन आपका कौन से ईयर में आता है, 1967 में आता है। ग्रीन रेवोल्यूशन आपका 1967 में आता है, और इसके आने से क्या होता है, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स का इंट्रोडक्शन हो जाता है। किसी को नहीं पता हो H5V सीड्स की फुल फॉर्म, तो याद रखना, हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स। हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स के साथ कुछ प्रॉब्लम भी थी, ये बहुत ज़्यादा वाटर का यूज़ करते थे, बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स लगते थे इनके साथ। बट एच वाई वी सीड्स यूज़ करने के बाद हमारी कंट्री के जो एरियाज जहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन आया, वहाँ पे जो प्रोडक्शन था वो इंटेंसली बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। अब हम देख लेते हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में क्या क्या आता है। H5V सीड्स, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, डैम्स, इलेक्ट्रिसिटी, पंप सेट्स, कनाल्स, डीजल, फार्म मशीनरी। ये आपको याद रखना है, कनाल्स, पंप सेट्स, डीजल, ये सारी चीज़ें आपकी मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के अंडर इंक्लूडेड हैं। जब ये आपका ग्रीन रेवोल्यूशन आता है तो बेसिकली वो इंडिया के 3 मेजर पार्ट्स में आता है। द फर्स्ट मेजर पार्ट वाज पंजाब के एरिया में आता है। ओके, देन इट वाज हरियाणा, देन यूपी का वेस्टर्न यूपी,
आपको ये नहीं कि पूरा यूपी याद रखना है, वेस्टर्न यूपी में आता है। ओके, 3 पार्ट्स आपको याद रखने हैं कि कहाँ पे सबसे पहले हमें इफेक्ट देखने को मिलता है ग्रीन रेवोल्यूशन का, जो कि आपका 1967 में आया था। पंजाब, हरियाणा एंड देन वेस्टर्न यूपी। ओके, सो फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी वर द फर्स्ट जिन्होंने इनको ट्राई किया, और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हमें इसी एरिया में देखने को मिला। जो मेन क्रॉप आपकी एसोसिएटेड है ग्रीन रेवोल्यूशन से वो है वीट, ये है आपका PYQ। ओके, देन हमने देखा कि जो पालमपुर विलेज था ना, इसमें अगर पहले प्रोडक्शन हो रही थी 300 kg पर हेक्टेयर, वो बढ़कर 3200 तक हो गई। सो यहाँ पे आपको ये चीज़ बताई गई है कि कितना इंटेंसली, देखो कितनी ज़्यादा प्रोडक्शन आपकी इंक्रीज हो जाती है ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद। विल द लैंड सस्टेन, अब हम ग्रीन रेवोल्यूशन तो ले आए, क्या ग्रीन रेवोल्यूशन के सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे थे, कुछ नुकसान नहीं थे? तो कुछ नुकसान भी थे, जैसे कि सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज़ हुई। अब इतने ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करोगे तो ऑफकोर्स लैंड पे तो नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा ही। ट्यूबवेल इरिगेशन की वजह से ग्राउंड वाटर का जो लेवल था वो डिक्रीज़ होने लगा। ओके, देन जो हमारा बेसिकली पूरा का पूरा एनवायरमेंटल रिसोर्सेज थे वो डिस्ट्रॉय होने स्टार्ट हो गए इन पर्टिकुलर रीजन्स में। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के ये आपके रिपरकशंस थे, कुछ डिसएडवांटेजेस थी जो आपको याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा नेगेटिव इफेक्ट था ग्रीन रेवोल्यूशन का, तो आपको याद रखना है ओवर इरिगेशन था। ओके, देन केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना था। अब केमिकल फर्टिलाइजर्स के साथ क्या दिक्कत है, अगर हम किसी लैंड में केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, बहुत जल्दी केमिकल फर्टिलाइजर्स डिजॉल्व हो जाएंगे, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो जाएंगे, प्लांट तो प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर देगा, प्रोडक्शन आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी, बट जो आपकी लैंड है ना उसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स नीचे घुल जाएंगे, नीचे चले जाएंगे तो सॉइल को पोल्यूट करेंगे और ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करेंगे, और लॉन्ग रन में जिस लैंड पे हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं उस लैंड को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स का काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट होता है हमारी लैंड पे। केमिकल फर्टिलाइज़र का सबसे ज़्यादा कंजम्पशन करने वाली स्टेट है आपकी पंजाब, ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। उसके बाद बता रखा है हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे बेसिकली बताया हुआ है कि पहले क्या होता था कि एक फादर थे, उनके जो बच्चे थे उन तीनों में ज़मीन जो है बढ़ जाती है। अब जब 3 बच्चे हैं तो क्या हुआ, लैंड का बाइफर्केशन हो गया, छोटे छोटे बच्चों को प्लॉट्स मिल गए। अब उस प्लॉट्स पे मशीन्स का यूज़ करना, सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। अब आगे जब इनकी डेथ हो जाती है तो इनके बच्चों को और छोटी लैंड मिल रही है। तो इस तरीके से जो लैंड का बाइफर्केशन है हमारी कंट्री में हो रहा है वो चीज़ बताई गई है, जैसे एक पीस ऑफ लैंड है फिर ये छोटी छोटी पीसेस में बट गया। बस इतना ही आपको यहाँ पे सारा कुछ समझाया हुआ है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु विल प्रोवाइड द लेबर, लेबर कहाँ से आएगी आपसे ये पूछा हुआ है। देखो जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनके पास तो छोटी ज़मीन होती है तो वो क्या करते हैं खुद से ही अपनी फील्ड को कल्टीवेट कर लेते हैं। जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते हैं इनको चाहिए होते हैं फार्म लेबरर्स, तो ये क्या करते हैं हायर करते हैं और उनको क्या देते हैं, लेबरर्स को वेजेस देते हैं अपने उनके काम के बदले में। फार्म लेबरर्स कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। अब फार्म लेबरर्स आते कहाँ से हैं, उन लोगों को फार्म लेबरर्स बनाया जाता है जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं है या जिनके पास कम ज़मीन थी और अपनी ज़मीन पे काम करने के बाद वो खाली हैं तो वो दूसरों की ज़मीन पे काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बट फार्मर्स की तरह फार्म लेबरर्स, क्योंकि वो तो लेबरर है ना, किसी और की ज़मीन पे काम कर रहे हैं तो उनके पास कोई भी अधिकार नहीं होता ज़मीन पर, ठीक है, क्रॉप्स पे कोई भी अधिकार नहीं होता जो प्रोड्यूस करी जाती हैं। तो उनको क्या मिलता है, उनको मिलती हैं वेजेस। वेजेस 2 तरीके से दी जा सकती हैं, या तो कैश में दे दो या काइंड में दे दो। काइंड का मतलब होता है पैसे के अलावा किसी और तरीके से देना, जैसे कि आपने क्रॉप दे दी बदले में या फिर से आपने उनकी किसी और चीज़ में हेल्प कर दी। ओके, राशन का कोई भी आइटम दे दिया उसको आप काइंड में इंक्लूड कर सकते हो। कैश के अलावा किसी और फॉर्म में हेल्प करने को आप काइंड में कह देते हो कि हेल्प कर दी। वेजेस जो है वो एक जगह से दूसरी जगह वैरी करती हैं, क्रॉप टू क्रॉप वेरी करती हैं, सीज़न टू सीज़न वेरी करती हैं। ओके, इसके बाद ना ये पॉइंट आपका इम्पॉर्टेंट है, ऑल्दो ये अपडेट हो चुका है बट जो अब अपडेशन हुआ है वो लेबर कोड के अकॉर्डिंग हुआ है और वो बहुत सोफिस्टिकेटेड है, तो वो आपको याद नहीं रखना। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि मार्च 2019 में क्या मिनिमम फिक्स वेजेस फिक्स करी हुई थी फार्म लेबरर के लिए, तो वो ₹300 थी, ये आपको याद रखना है। ₹300 पर डे
वेजेस फिक्स करी हुई थी गवर्नमेंट ने, किसके लिए? फार्म लेबरर के लिए। कौन से साल में? मार्च 2019 में। ये आपको एज इट इज़ ऐसे का ऐसे याद रखना है, इसमें कुछ भी समझाने वाला नहीं है। ओके, देन मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। अब मैंने आपको बताया था कि कैपिटल अगर आपके पास खुद के पास है तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करोगे? बोरो करोगे। बोरो करोगे तो क्या करोगे? इंटरेस्ट पे करोगे। अब इंटरेस्ट आप जब देखोगे विलेज की सिचुएशन, विलेज में क्या होता है, इतने बैंक्स नहीं थे पहले, अब भी नहीं है। तो ये जो विलेजर्स होते हैं ये क्या करते हैं, अपने जान पहचान वाले लोगों से पैसे ले लेते हैं, जैसे कि मनी लेंडर से ले लिए। तो ये जो मनी लेंडर्स होते हैं ये क्या करते हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट चार्ज करते हैं। हाई अमाउंट चार्ज किया, ठीक है। अब हाई अमाउंट चार्ज करने के चक्कर में क्या होता है कि पहले वाला जो लोन था उसको चुकाने के लिए एक और लोन ले लेते हैं। इस तरीके से एक साइकिल बनती जाती है लोन की, और उस साइकिल को हम कहते हैं डेट ट्रैप। ये आपका PYQ है। आई अगेन रिपीट, ये आप समझ लो यहाँ पे, जिनको इकोनॉमिक्स नहीं आती उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। बेसिकली एक विलेजर ने क्या किया, पैसे लिए मनी लेंडर से, काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया। हाई अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट के चक्कर में पहले वाला लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन लेना पड़ रहा है, दूसरे लोन के लिए तीसरा लोन लेना पड़ रहा है। इस तरीके से एक पूरी साइकिल बन जाती है जिसको हम कहते हैं डेट ट्रैप। ओके, मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स, मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स। लार्ज फार्मर्स, मनी लेंडर्स या ट्रेडर्स से वो क्या करते हैं, मनी को बोरो करते हैं। जो लोन का इंटरेस्ट होता है वो काफ़ी ही ज़्यादा, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो हाई होता है। देन मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स फ्रॉम फार्मिंग। मीडियम और लार्ज फार्मर्स की खुद की सेविंग्स होती हैं, इसलिए उनको बाहर से कैपिटल बोरो नहीं करना पड़ता। देन सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। अब कोई फार्मर है, स्मॉल फार्मर है, वो तो उतना ही प्रोड्यूस करेगा जितना कि उसकी फैमिली में लग जाता है, इससे ज़्यादा तो उसके पास एरिया ही नहीं है प्रोडक्शन करने के लिए। बट जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाते हैं। ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाते हैं तो वो मार्केट में बेच देते हैं और उससे कैश ले लेते हैं ट्रेडर्स से। ओके, देन इस चैप्टर में नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के बारे में बताया हुआ है, जैसे कि डायरी जो है एक बहुत ही कॉमन एक्टिविटी है अदर देन फार्मिंग, जो विलेजेस में कंडक्ट करी जाती है। देन देयर इज़ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। छोटी छोटी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग होती है, जैसे कि एनवलप्स जो होते हैं वो बेसिकली वहीं पे बनते हैं। ओके, कहाँ पे? आपके विलेजेस में बनते हैं। जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स लगते हैं, कोई बड़ी बड़ी मशीन्स नहीं लगती, घर में ही बेसिकली स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग कंडक्ट करी जाती है एज अ साइड बिजनेस। ओके, देन शॉपकीपर्स इन पालमपुर। छोटे छोटे स्मॉल जनरल स्टोर्स देखने को मिलते हैं विलेजेस में, जहाँ पे डेली बेसिक नीड्स जो होती हैं, जैसे कि राइस, वीट, शुगर, सोप, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल, ये सब चीज़ें बेची जाती हैं। ट्रांसपोर्टेशन हम देख सकते हैं एज अ सर्विस सेक्टर एक्टिविटी जो इस विलेज में कंडक्ट होती है। एक विलेज से दूसरे विलेज तक जाने के लिए हमें यहाँ पे रिक्शा वाला, स्टोंगा वाला, ट्रक ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं, जीप, ट्रैक्टर भी देखने को मिलते हैं। इस चैप्टर में बस इतना ही था। इसके बाद इसकी समरी में 2 ही पॉइंट्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। जो पहला है वो ये है कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं अबाउट 80% ऑफ टोटल फार्मर्स इन इंडिया। इंडिया में जितने भी फार्मर्स हैं 100% फार्मर्स हैं, उसका 80% क्या है, आपके स्मॉल फार्मर्स हैं। पहला आपका ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपका ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आउट ऑफ एवरी 100 वर्कर्स इन द रूरल एरियाज ओनली 24 आर एंगेज्ड इन नॉन फार्म एक्टिविटीज़। हर 100 वर्कर्स में से, जो आपके रूरल एरियाज़ में वर्कर्स हैं, हर 100 वर्कर्स में से 24 वर्कर्स आपके नॉन फार्म एक्टिविटी में हैं। मतलब कि आपके 76 वर्कर जो हैं वो फार्मिंग एक्टिविटी में इंडल्ज है इन रूरल एरियाज। सो डैट वाज ऑल इन दिस चैप्टर। आई होप देयर वाज नो डाउट, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।